मैं सचिन कुमार शर्मा विजन इंडिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब सचिन शर्मा और ये आपकी मैथ सीरीज चल रही है 12th क्लास और मैं आपको चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आव्यूह कंप्लीट करा चुका हूँ। और ये वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूँ और ये वीडियो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 3 की लास्ट वीडियो है आपकी। और इसमें मैं आपको एज ए टॉपिक एट ए वन ग्लेंस आव्यूह पढ़ाने वाला हूँ यानी मैट्रिक्स। एट ए वन ग्लेंस का मतलब होता है एक दृष्टि में, यानी हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं विद डेफिनेशन, टॉपिक्स एंड प्रॉपर्टीज के साथ में। और इसमें मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आव्यूह की परिभाषा यानी डेफिनेशन से। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था कि आव्यूह क्या होता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यदि mn नंबर्स if arranged in the form of rectangle, अगर if mn numbers if arranged in the rectangle form of m row and n columns, then it is called matrix। अगर हम mn नंबर्स को पंक्ति और स्तंभ के रूप में एक आयताकार रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह आपका आव्यूह कहलाता है। और इस आव्यूह को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं, जिसको हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। और इसको इस तरीके से एक रेक्टेंगल फॉर्म में शो करते हैं। अगर आप इसमें m नंबर ऑफ रो हो और n नंबर ऑफ कॉलम हो तो इसका जो ऑर्डर होता है यानी क्रम वो हो जाता है आपका m इंटू n। इसमें टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो m इंटू n एलिमेंट्स ही होंगे, जिसमें एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर a से डिनोटेड करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने स्मॉल a लिखा है, ये फर्स्ट रो है इसलिए मैंने इसको A1 यानी फर्स्ट वाली जो है वो रो को डिनोटेड करता है, सेकंड जो होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर A ठीक है, ये आपकी सेकंड रो है। सेकंड रो को हमने A2 से डिनोटेड किया है। इसी तरीके से आपकी A3 हो जाएगी, A4 हो जाएगी, S1 और टोटल रो कितनी है यहाँ पर M। तो इसका मतलब सबसे लास्ट की जो रो होगी आपकी AM होगी। ठीक है, अगर हम कहें कि ये आपके कॉलम हैं तो इसमें फर्स्ट कॉलम ये है तो इस 1 के साथ में 1, 2 के साथ 1, m के साथ 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट रो में चलेंगे तो A11 ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 यानी पहली ही रो है और पहला ही कॉलम है तो उसका जो एलिमेंट है वो आपका A11 है। अगर हम A21 की बात करें तो 2 जो है वो रो है और 1 जो है वो आपका कॉलम है। ठीक है, जिससे ये पता चल रहा है कि A21 जो है वो दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का स्तंभ है, यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट यानी अवयव है। तो ये जो स्मॉल लेटर मैंने दिखाए हैं ये इस आव्यूह के अवयवों को प्रदर्शित करते हैं यानी एलिमेंट्स को। ठीक है, और इनके बेस में जो नंबर्स लिखे हैं ये इनके एड्रेस को डिनोटेड करते हैं। अगर कहीं पर आपके फर्स्ट कॉलम की हम बात कर रहे हैं यानी स्तंभ की तो इस पंक्ति के साथ हम 1 1 जोड़ रहे हैं। सेकंड स्तंभ यानी दूसरे स्तंभ की जब हम बात करेंगे ये C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, CN ये nth स्तंभ है आपका। ठीक है, nवां स्तंभ ये आपकी पहली रो है R1 R2 S1। इसी तरीके से ये आपकी mth रो होगी यानी MB पंक्ति। तो यहाँ पर हमने पहली पंक्ति ली तो 1 1 लिखा है, दूसरी पंक्ति है तो 2 2 लिखा है। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति में 3 3 आएगा S1 और M पंक्ति में MM आएगा। अगर हम पहले स्तंभ यानी बात करें तो पहले स्तंभ में हमने 1 के साथ 1, 2 के साथ 1, 3 के साथ 1, 4 के साथ 1 S1। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी स्तंभ में आ जाएंगे तो दूसरे स्तंभ में सभी के साथ हम 2 2 जोड़ देंगे। तीसरे स्तंभ में आ जाएंगे तो 3 3 जोड़ देंगे, .S1 चलेंगे। और सबसे लास्ट वाली जो रो है कॉलम है आपका स्तंभ वो आपका n है, इसका मतलब इन सभी के साथ आपका n जुड़ जाएगा। तो सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है आपका AMN। तो बेस में m और n लिखा है, ये पंक्ति और स्तंभ को शो करता है और ये इनके एड्रेस भी बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि A32 क्या है तो A32 जो है वो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है यानी एलिमेंट है।
थर्ड रो और सेकंड कॉलम का। इसी तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स को भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक समेशन की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि ए एक एलिमेंट है जिसका बेस जो है वो आई जे से डिनोट किया है। फर्स्ट वाला आई जो है वो रो को डिनोटेट करता है, सेकंड जो है जे आपका वो कॉलम को डिनोटेट करता है, इसलिए हम आर और सी की जगह एम इंटू एन भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम एन ऑर्डर का एक आव्यूह है यानी मैट्रिक्स है जिसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक्स की डेफिनेशन यानी आव्यूह की परिभाषा। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। कुछ मैट्रिक्स आपने पहले ही पढ़ रखे हैं तो मैं उनको इजीली रिपीट करूंगा और कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं डीपली समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। नाम से ही पता चल रहा है कि रो आव्यूह हम किसे कहते हैं यानी पंक्ति आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैंने केवल एक ही पंक्ति बनाई है। स्तंभ 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो पहले स्तंभ को हम ए, दूसरे स्तंभ को बी, तीसरे स्तंभ को सी और चौथे स्तंभ को डी एलिमेंट से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये आपका पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, ये आपका तीसरा स्तंभ है और ये आपका चौथा स्तंभ है। पंक्ति की बात करें तो केवल एक पंक्ति, इसका जो क्रम होगा, ऑर्डर जो होगा वो पंक्ति एक और स्तंभ आपके एक से ज्यादा यानी एन हो सकता है। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है कि पंक्ति स्तंभ का जो क्रम होता है ऑर्डर वो 1 इंटू एन की फॉर्म में होता है, जिसमें पंक्ति हमेशा एक रहती है, स्तंभ आपके एन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स की ओर। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह, नाम से ही पता चल रहा है। हम इसी का वर्टिकल कर देंगे तो आप इस तरीके से एक स्तंभ बनाएंगे जिसमें हमने एलिमेंट लिखे हैं ए बी सी डी और पंक्ति कितनी होगी 4 यानी 4 पंक्ति है एक स्तंभ है। इसका जो फॉर्मूला फॉर्म में होगा वो होगा एम इंटू 1 यानी स्तंभ हमेशा एक रहेगा और पंक्ति हमारी एक से ज्यादा रहेंगी, इसलिए इसका जो क्रम होता है उसको हम एम इंटू 1 से प्रदर्शित करते हैं। हमेशा याद रखेंगे इसमें एलिमेंट जो होंगे वो ए आई जे की फॉर्म में इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके एलिमेंट को ए आई जे की फॉर्म में हम ऐसे ऑर्डर के साथ दिखा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस होता है और ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो पंक्ति स्तंभ आपका कॉलम पंक्ति स्तंभ आव्यूह हो गया, आपका स्तंभ आव्यूह हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह होता है। और वर्ग आव्यूह में लंबाई चौड़ाई बराबर होने का मतलब है कि उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो जाएगी। तो ए आई जे अगर पंक्ति और स्तंभ यानी एम बराबर कर दिया जाए एन के, तो हम यहाँ पर ए आई जे में एम और एन दोनों को एक जैसा कर देंगे, या तो एम एम कर देंगे या फिर एन एन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाएगी। अगर हम 2x2 के स्तंभ या पंक्ति बनाएंगे तो इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ बनाएंगे, और 3 का बनाएंगे तो हम उसे डायरेक्ट 3 ही बोल देंगे, 3x3 ना बोलकर। ठीक है, तो ये 3 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का है और ये 3 ऑर्डर का है वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑफ ऑर्डर 3। तो इसमें जरूरी नहीं है कि बस वर्ग आव्यूह की जब भी बात हो तो इसे 2 इंटू 2 करके लिखा जाए या 3 इंटू 3 करके लिखा जाए। ये डायरेक्ट इतना भी कह सकता है कि एक वर्ग आव्यूह है जिसका ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब ये 2x2 रहा होगा। एक वर्ग आव्यूह है जिसका ऑर्डर जो क्रम है वो आपका 3 है, इसका मतलब वो 3x3 रहा होगा। ये आपको खुद थिंक करना है, ठीक है, सोचना है। आपको कहा नहीं जाएगा कि 3x3 ही लिखा हो। वर्ग आव्यूह का मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे, और इसके आगे उसने ये कहा है कि केवल उसका क्रम जो है 3 है, तो आप इसे 3x3 में ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पंक्तियां 2 ही स्तंभ है, 3 पंक्तियां और यहाँ पर 3 ही आपके स्तंभ है, इसलिए क्या क्या है वर्ग आव्यूह है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपका शून्य आव्यूह यानी हम जिसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट आपका शून्य हो जाता है, प्रत्येक अवयव क्या होता है शून्य होता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऑर्डर आपका 2x3 भी हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर आपका 2x2 भी हो सकता है। ठीक है, या एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऑर्डर की बात नहीं की है, यहाँ पर केवल इतना कहा गया है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि एवरी एलिमेंट आपका क्या होता है 0 होता है, तो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, और हिंदी में उसको जीरो अवयव, शून्य अवयव बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, और इसे हम कैपिटल O से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका विकर्ण आव्यूह जिसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है विकर्ण आव्यूह, यानी विकर्ण में कुछ ना कुछ खासियत रही होगी। और विकर्ण की यहाँ पर क्या खासियत होती है कि एक वर्ग आव्यूह, क्या शब्द लिखा होगा, एक वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा एक वर्ग आव्यूह ही आपका विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ग आव्यूह में ही हम विकर्ण को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल
डायगोनल होता है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, और ये जो सेकंड होता है सेकंड डायगोनल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया आपका। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है हमारा, यानी मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, वो जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब आपके जीरो जीरो होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाया है और एक 3x3 का बनाया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स बनी है, दोनों में आप देखें तो मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं है और बाकी एलिमेंट जीरो है। तो ये 2x2 का है और ये 3x3 का है। तो विकर्ण अवयव हमेशा वर्ग अवयव होता है, साथ साथ में उसके विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, वो आपके समान हो सकते हैं 2 2 2 और यहाँ आपका 0 0 0 0 इस टाइप से हो सकते हैं, या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विकर्ण के जो एलिमेंट हैं वही केवल नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये तीन कैटेगरी में आता है कि 1 2 3 डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, इक्वल वैल्यू हो सकती हैं, या फिर 1 हो सकता है। आगे हम इसी से रिलेटिव डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और वो है आपकी अदिश अवयव की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारा जो विकर्ण अवयव है वही आपका स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव बन जाता है अगर उसके विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, समान हो, यानी एक जैसे हो। आपने अभी अभी देखा कि इक्वल एलिमेंट्स होने के बाद भी ये आपका विकर्ण अवयव भी कहलाएगा और अदिश अवयव भी कहलाएगा। ठीक है, विकर्ण अवयव भी है और अदिश अवयव है, दोनों ही अवयव है यहाँ पर, और इसके प्रत्येक एलिमेंट जो कि विकर्ण को छोड़कर है वो सब जीरो है और विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं है। तो 3 3 की जगह यहाँ पर 2 2 भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा ये आपका 1 1 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रत्येक एलिमेंट क्या है, एक तो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है विकर्ण का एलिमेंट केवल। ठीक है, और बाकी क्या है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटिव एक और आता है, वो है आपका इकाई अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इकाई का मतलब एक से होता है। अभी हमने पढ़ा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स और अब हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, एलिमेंट जो थे वो आपके नॉन जीरो होने के साथ साथ इक्वल भी हो सकते थे। ठीक है, और आपके अनइक्वल भी हो सकते थे और 1 1 भी हो सकते थे। लेकिन जब हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव, तो उसमें क्या था कि एलिमेंट केवल इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल तो ये भी हैं और यहाँ पर भी हैं। फिर स्केलर में हमने ये दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं, लेकिन जब आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी में केवल एक ही कंडीशन आएगी कि जिसके विकर्ण एलिमेंट 1 1 होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, उसको हम आइडेंटिटी यानी इकाई अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच होती हैं कि विकर्ण के एलिमेंट आपके नॉन जीरो हो और बाकी सभी जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। तो तीनों ही विकर्ण अवयव हैं। लेकिन इन दोनों की बात करें तो ये आपका स्केलर यानी अदिश अवयव है, और केवल सिंगल इसकी बात करें तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई अवयव है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, और आगे हम पढ़ने वाले हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, UPPER अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप साइड बुक पढ़ेंगे, अभी मैंने केवल एनसीईआरटी बुक से पढ़ा है, उससे तो केवल आपके टॉपिक क्लियर हुए हैं। यदि आप एक्स्ट्रा एडवांस स्टडी करना चाहते हैं एनुअल एग्जाम को लेकर, तो आपको साइड बुक भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आप हर्षुट की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आपको बालाजी प्रकाशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये एक्स्ट्रा चीजें जरूर मिलेंगी अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है आपको तो चलिए हम पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी के साथ साथ में एक और लिख देता हूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगुलर मतलब एक ट्रायंगल और मैट्रिक्स जिसमें ऊपर की साइड एक ट्रायंगल बना होता है उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें नीचे की साइड एक ट्रायंगल बना होगा उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन नाम से पता नहीं चला जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूं मैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक बात और मैं बोल दूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी वही मैट्रिक्स होंगे जो पहले से ही वर्ग अवयव होंगे यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ दिस इज इन दिस फॉर्म, अगर ये इस फॉर्म में होंगे। जैसे कि डायगोनल जो है आपका, जिसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, उसके अपर साइड में जो एलिमेंट होंगे वो आपके नॉन जीरो होंगे,
वो आपके नॉन जीरो होंगे और नीचे जो एलिमेंट होंगे आपके वो आपके जीरो होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी नॉन जीरो एलिमेंट है उनसे एक ट्राइंगल जैसी फॉर्म बन रही है, लेकिन ये ट्राइंगल जैसी फॉर्म इस डायगोनल्स के अपर साइड में बन रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगल। ठीक है, अगर यही एलिमेंट आपके डायगोनल एलिमेंट्स के साथ में अपर वैल्यू तो आपकी जीरो हो जाए और लोअर वैल्यू आपकी नॉन जीरो हो, तो और इन एलिमेंट्स को जो नॉन जीरो है उनको एक लाइन से हम इस तरीके से लीनियर फॉर्म में ड्रा करें तो ये एक ट्राइंगल बनना है जो डायगोनल के क्या है लोअर साइड में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होंगे। ये 3x3 के बनाए हैं, आप 2x2 के भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 0 3 और यहाँ पर 2, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनना है, तो ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया 2 3 और यहाँ मैंने 4 लिख दिया 0, तो ये हमारा देखो अपर साइड में ट्राइंगल बनाया जो नॉन जीरो है, तो ये आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स आपके लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिनको हम ऊपरी त्रिभुजाव्यूह हिंदी में बोलते हैं ऊपरी, और इसे बोलते हैं निम्न त्रिभुजाव्यूह, ऊपरी त्रिभुज और निम्न त्रिभुज आव्यूह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यानी संयुग्मी आव्यूह। नाम से ही पता चल रहा है संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट। अब संयुग्मी और कॉन्जुगेट तो आपने पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सैमेस्टर संख्याओं में, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है वो केवल उसी मैट्रिक्स में हो सकते हैं जिसमें आपके क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे यानी सैमेस्टर संख्या दी होंगी। तो चलिए मैं यहाँ पे एक अवयव लिख देता हूँ ए, और मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस आई, दूसरा एलिमेंट लिखा मैंने केवल आई, यहाँ लिखा मैंने 2i और यहाँ लिखा मैंने माइनस के i। तो ये आपके 2x2 का एक मैट्रिक्स है जो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, यानी जिसके एलिमेंट क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है यानी सैमेस्टर संख्या की फॉर्म में। अब इसी के ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट लिखे हैं आपके कॉम्प्लेक्स इनका हम क्या कर देंगे कॉन्जुगेट लिख देंगे। तो 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट 3 माइनस आई हो जाएगा, आई का माइनस आई हो जाएगा, 2i का माइनस 2i हो जाएगा और माइनस i का प्लस i हो जाएगा। तो ये होता है एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जिसमें दिए गए ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर देंगे कॉन्जुगेट कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यानी संयुग्मी आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है 2x2 का हो, ये 3x3 का भी हो सकता है। और कहीं पर रियल नंबर अगर आपको दे रखा है, मान लो यहाँ पे i की जगह आपका 1 दे रखा हो, तो 1 का 1 रहेगा, उसका कॉन्जुगेट नहीं लिखेंगे। रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे उनका हम कॉन्जुगेट लिख देंगे, तो वो आपका बन जाएगा कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी आव्यूह। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। दो मैट्रिक्स यानी आव्यूह इक्वल केवल दो कंडीशन में हो सकते हैं। फर्स्ट आपका क्या कि उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए यानी क्रम समान होना चाहिए, और साथ साथ में उसके जो कॉन्जुगेट नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव भी समान होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा m इंटू n। अब यहाँ पर हम एलिमेंट लिखेंगे a11, यहाँ लिखा मैंने b11, फिर मैंने लिखा a12 और ये b12 s1, फिर आएगा यहाँ पर b1n। ठीक है, इसी तरीके से हम नीचे चलेंगे a21 b31 s1, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका bm1। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट भी मैंने आपको समझा दिए थे कैसे लिखने होते हैं। लास्ट में जो एलिमेंट होगा वो mn की फॉर्म में होगा। इसी तरीके से यहाँ भी एलिमेंट आपके 1n और लास्ट में mn होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा, और इस रो का लास्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जो वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी। इसका मतलब a11 b11 के बराबर होगा, a12 b12 के बराबर होगा, इसी तरीके से aij bij के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ mn के सभी मानों के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों अवयव आपके मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, उसका ऑर्डर इक्वल है, उसके एलिमेंट इक्वल है। आई की फॉर्म में हम इस तरीके से डिनोटेट कर सकते हैं कंडीशन को, तभी हम उनको क्या कहेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है यानी समान अवयव है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम नेगेटिव अवयव की यानी ऋणात्मक अवयव, जिसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा दी जाए तो आपका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा a बराबर 1 2 3 4, और इसको मैं इस तरीके से और इंक्रीज कर लेता हूँ। ये आपका 2/3 का माट्रिक्स है। अगर इसमें -a कर देता हूँ तो ये बन जाएगा ऑल मल्टीप्लाई -1, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी स्केलर वैल्यू से यानी हमने 1a में -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो
तो इसका मतलब -1 से जो मल्टीप्लाई होगी वो इसके ऑल एलिमेंट्स में हो जाएगी, सभी अवयवों में। तो ये जो माइनस है आपका 1 2 4 3 4 6 सभी में मल्टीप्लाई होकर -1, और ये आपका -2 -4 -3 -4 और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a और माइनस से दो एलिमेंट आपके अवयव बन गए जो एक दूसरे के क्या है, ऋणात्मक अवयव हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ a प्लस माइनस a, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या है, समान है, तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो 1 - 1 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका नल मैट्रिक्स बनना है, यानी शून्य अवयव। तो हम कह सकते हैं कि a और माइनस a एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। यानी हम प्रतिलोम पीछे पढ़ाए हैं, वो था आपका a इनवर्स। ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है जो अभी आगे बताने वाला हूं। लेकिन जब हम प्लस में दो अवयव को जोड़ते हैं और इसकी वैल्यू एक शून्य अवयव बन जाती है, नल मैट्रिक्स, तो वो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। यहाँ पर a माइनस a का एडिटिव इनवर्स होगा और माइनस a प्लस a का एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे, जिनको ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, एक नल मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नल मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, और यहाँ पे साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी, वो है आपका योगात्मक प्रतिलोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आपने अवयव का योगफल पढ़ा था। योगफल के साथ साथ जिनको हम एडिटिव मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, जो एडिशन मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एडिशन तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगी, आपस में बराबर होगी, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत एलिमेंट ही आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन हम साथ साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज होगी आपकी कि एडिशन जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव होता है। तो मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी अवयव के योगफल के प्रगुण। तो सबसे पहले होता है एडिटिव इज, जो एडिशन होता है सॉरी, इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं हम क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय। यानी किसी भी दो अवयव का योगफल a प्लस बी बराबर होगा b प्लस a के। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों का क्रम बदल गया, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम कहते हैं कि अवयव का जो योगफल का नियम होता है वो आपका क्रम विनिमय होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि एडिटिव जो होता है, एडिशन जो होता है वो आपका क्रम विनिमय के साथ साथ सहचार्य नियम का भी पालन करता है। सहचार्य मतलब एसोसिएटिव। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। इसका रूल कुछ इस तरीके से होता है कि a प्लस बी प्लस सी में आपने देखा कि b प्लस सी पे ब्रैकेट लगा, इसका मतलब पहले b प्लस सी को ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें हम a को ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप a प्लस बी को ऐड कर लें और उसके बाद आप प्लस सी को ऐड कर लें। तो आप देखेंगे कि दोनों ही वैल्यू इक्वल आएंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि अवयव जो होता है, यानी अवयव का जो योगफल होता है वो आपका सहचार्य नियम का पालन करता है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज ए एसोसिएटिव। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स हम अभी ऊपर देख चुके हैं कि एडिशन का जो नियम होता है, योगफल का जो नियम होता है, वो आपका प्रतिलोम कंडीशन को भी दिखाता है। यानी योगात्मक प्रतिलोम भी एक रूल होता है जिसमें हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, एडिटिव इनवर्स। यानी किसी भी अवयव का एक योगात्मक प्रतिलोम भी हो सकता है जिसको जोड़ने पर वो एक नल मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव बन जाए। जिस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम हमने ए इनवर्स पढ़ा था, उसी तरीके से योगात्मक प्रतिलोम भी होता है जो माइनस ए से डिनोट होता है। क्यों, क्योंकि वो जोड़ने पर नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ये हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। तो मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। तो दो अवयव की गुणा केवल तभी संभव हो सकती है जब आपके पहले वाले अवयव की पंक्ति और स्तंभ में कुछ इस तरीके से रिलेशन हो, जैसे मैं अभी बताने वाला हूं कि पहले अवयव की जो आपके स्तंभ हैं उनकी संख्या और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो। तो आप देख रहे हैं कि पहले आपका रो होता है यानी पंक्ति, दूसरा स्तंभ होता है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभ की संख्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मिडिल में आपके मैच हो रहे हैं टर्म, ये सेम होनी चाहिए, m इंटू एन, n इंटू पी। यानी पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के समान होनी चाहिए, तभी उनका गुणनफल संभव है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ
A11 A12 A13। फिर मैंने लिखा यहाँ पर A21 A23 सॉरी A21 A22 और A23। आप इसका क्रम देखें तो इसका क्रम हो गया आपका 2/3। अब हम जो आगे बनाने वाले हैं वो 3/2 का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3/2 का बना देता हूँ जिसमें आपकी 3 पंक्तियां होंगी। तो B11 V12 V21 B22 B31 B32। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो स्तंभ की संख्या है वो 3 है, इसमें जो पंक्ति की संख्या वो भी 3 है। इसका मतलब इनका जो गुणनफल निकल के आएगा यानी A गुणा B का जो मान निकल के आएगा वो रिमेनिंग जो बचे 2 बचा और इसमें भी 2 बचा यानी 2/2 का निकल के आएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये जो पहला स्तंभ आपको देख रहे हैं C1 B11 B21 और B31, इसको हम उठा के इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ सेट करेंगे। पहला एलिमेंट पहले के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। यानी ये जो स्तंभ है उसके अवयव पंक्ति के अवयव के संगत मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी गुणा हो जाएंगे। पहले की पहले में गुणा, दूसरे की दूसरे में गुणा, तीसरे की तीसरे में। अगर ये एक ज्यादा होता या यहाँ पर एक कम होता तो इसकी मल्टीप्लाई संभव नहीं थी, इसलिए ये नियम यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये हमने जो पहला स्तंभ ऊपर लिखा है इसको हम पहले एलिमेंट में गुणा कराएंगे पहले में और इनका योगफल कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा B11 A11 प्लस B21 और A12 प्लस B31 और A13 और इनका योगफल। ये हमारे अवयव जो बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2/2 का, उसके पहले स्तंभ की पहला एलिमेंट होगा। अब इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाली पंक्ति में इसकी गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा B11 के साथ A21 की गुणा प्लस B21 के साथ आपकी A23 की गुणा और B31 के साथ आपकी A23 की गुणा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को यहाँ से कट कर देंगे और दूसरा वाला कॉलम हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर आपकी 2 वैल्यू और बनेंगे। तो ये होता है अवयव का गुणनफल। जिस तरीके से हमने योगफल के नियम पढ़े इसी तरीके से हम गुणनफल के भी नियम देख सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अवयव का जो गुणनफल होता है वो क्रमविधि में हो भी सकता है और नहीं भी। यानी हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बी कम्यूटेटिव। यानी अवयव का जो गुणनफल है ये जरूरी नहीं है कि गुणनफल जो है वो आपका क्रमविधि में होगा। किसी किसी कंडीशन में अवयव का गुणनफल बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब AB बराबर BA ये आपका इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे बी की कंडीशन होगी यानी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी दो अवयव का गुणनफल क्रमविधि में नहीं होता, लेकिन कभी कभी उनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, या तो उसमें कोई एक अवयव आपका नल मैट्रिक्स यानी 0 0 हो, या फिर कोई एक मैट्रिक्स आपका क्या होना चाहिए आइडेंटिटी यानी इकाई अवयव हो। ऐसी कंडीशन में ही ये दोनों गुणनफल आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई विशेष कंडीशन होगी जिसमें AB जो है BA के इक्वल होगा। तो हम पहली कंडीशन पढ़ चुके हैं कि जो गुणनफल होता है अवयव का वो आपका क्रमविधि में नहीं होता। अगर हम सहचार्य की बात करें तो वो भी सेम कंडीशन होगी कि A से B की हम गुणा पहले करा दें, फिर C की गुणा कराएं, फिर A से पहले हम BC की गुणा कराएं, फिर A की गुणा कराएं, तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, वो भी विशेष कंडीशन में नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गुणनफल होता है अवयव का वो आपका इनवर्स की प्रॉपर्टी यानी प्रतिलोम नियम को भी सेटिस्फाई करता है। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज इनवर्स एग्जिस्ट ऑफ द एडिटिव इनवर्स, यानी किसी भी अवयव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी किसी भी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं जिसको हम A⁻⁻1 से डिनोटेट करते हैं। ये हम पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण की विधि से पढ़ चुके हैं और एडजॉइंट A की फॉर्म से अभी हम पढ़ना बाकी है, जिसको हम सेकंडज अवयव की विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो A इनवर्स की गुणा अगर हम A से कर देते हैं तो वो आइडेंटिटी बनता है I। और जो हम योगात्मक प्रतिलोम पढ़ रहे थे वो आपका A ± A था, जिससे आपका जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स बनना था, लेकिन यहाँ गुणनफल की बात करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गई आपकी कि एडिटिव जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है अवयव का गुणनफल वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव भी नहीं होता, लेकिन उसके एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज यानी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ये तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक नया नाम देंगे हम इसको परिवर्त आव्यूह, जिसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। सॉरी, ट्रांसपोज हाँ अभी पढ़ा नहीं है मैंने, वो ट्रांसपोज नहीं था, वो आपका कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी था। तो परिवर्त आव्यूह की अगर हम बात करें, जिसको हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोलेंगे, सॉरी ट्रांसपोज, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ को आपस में अगर बदल दिया जाए, n को m और m को n कर दिया जाए, तो उसे हम उसका परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2/3 का एक आव्यूह लिखा है मैंने, जिसमें आपकी दो पंक्ति और तीन स्तंभ बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो 1 2 3 3 4 5 ये आपका एक आव्यूह है 2/3 का। अगर मैं इसके ऊपर डैश लगा देता हूँ तो इसे मैं बोलता हूँ ए का डैश यानी ए का परिवर्त, या फिर ए की पावर हम सी कॉम्प्लीमेंट भी दिखा देते हैं, या ए का पावर टी यानी ट्रांसपोज भी लिख देते हैं। सॉरी, सी से नहीं दिखाएंगे, C4 आपका कॉन्जुगेट होगा, ये मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो यहाँ पर आप टी दिखाएंगे केवल, ट्रांसपोज या फिर डैश, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, ऑर्डर 3/2 का हो जाएगा। और ये 1 2 3 कुछ इस तरीके से, 3 4 5 आप इस तरीके से मैट्रिक्स को बना देंगे। तो ये आपका कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह। अब हम क्या करेंगे, हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो परिवर्त आव्यूह पढ़ लिया और एक संयुग्मी आव्यूह पढ़ लिया। अगर हम दोनों को एक साथ मिक्स कर दें तो ये बन जाता है आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो ये हमारा संयुग्मी मैट्रिक्स भी आव्यूह निकालेंगे और इसका परिवर्त भी निकालेंगे, दोनों चीजें एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम एक स्टार की फॉर्म में दिखाते हैं, यानी इसमें हमें कॉन्जुगेट भी निकालना है और साथ साथ में इसका ट्रांसपोज भी निकालना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पहले इसका ट्रांसपोज लें बाद में कॉन्जुगेट लें, कोई भी चीज आप पहले ले सकते हैं। ये स्टार की फॉर्म में हम दिखाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं संयुग्मी परिवर्त आव्यूह यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह को अगर हम कॉन्जुगेट लेने के साथ साथ उसका ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं, यानी उसका परिवर्त लेने के साथ साथ उसका संयुग्मी भी ज्ञात कर दें, तो वो आपका संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहलाता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, जिस तरीके से आपने परिवर्त के साथ में दो डेफिनेशन पढ़ी थी, सममित और विषम सममित, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था कि किसी का भी डैश लेने पर अगर वो वैल्यू इक्वल हो जाती है उसी के, या फिर डैश लेने पर -1 इक्वल हो जाती है, तो वो आपकी सममित यानी सिमेट्रिक बनी थी, और डैश लेने पर माइनस आने पर वो आपकी विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक बनी थी। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया है, फिर से एक्सप्लेन नहीं किया है, आप समझ रहे होंगे इसको। तो सममित और विषम सममित की कंडीशन थी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसके ऊपर ट्रांसपोज भी ले लें, ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से वैल्यू रिपीट हो जाती है, यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों ही चीजें एक साथ कर दी जाएं, यानी इसको हम एक इस रूप में भी दिखा सकते हैं, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और फिर से वैल्यू रिपीट हो जाए, और यहाँ पर भी ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोनों ही वैल्यू ले लें और ये -1 इक्वल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये सममित की जगह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका हर्मिशन, इसका नया नाम हो जाएगा आपका हर्मिशन, और ये हो जाएगा आपका स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन वो था आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और ये हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे, जो सममित की विषम, उसी से अगर प्लस या माइनस आता है तो सममित और विषम सममित बन जाता है। लेकिन यहाँ पर परिवर्त के साथ साथ आपको उसका संयुग्मी भी लेना है, और संयुग्मी और ट्रांसपोज दोनों एक साथ लेने पर अगर वो वैल्यू फिर से रिपीट हो जाती है तो आपका हर्मिशन कहलाएगा, और अगर वो रिपीट होने के साथ साथ निगेटिव आ जाती है तो वो आपका स्क्यू हर्मिशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक न्यू मैट्रिक्स है आपके हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। और इसी के साथ साथ हम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन में एक चीज और पढ़ने वाले हैं कि इनकी पहचान क्या होती है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की। तो हर्मिशन जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, जो आपके हर्मिशन मैट्रिक्स होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। और रियल कौन से होंगे, केवल डायगोनल। और एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर, ये मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर ही होंगे, यानी एक वर्ग आव्यूह ही होंगे, इसके अलावा ये कोई आव्यूह हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन नहीं हो सकते। जिस तरीके से परिवर्त या आव्यूह की हमने बात की थी वो भी हमेशा वर्ग आव्यूह ही होते हैं, इसी तरीके से हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन भी हमेशा एक वर्ग आव्यूह से ही हो सकते हैं। ठीक है, तो रियल डायगोनल, जिस आव्यूह के एलिमेंट जो हैं डायगोनल यानी विकर्ण के कैसे हों, रियल हों। ठीक है, और बाकी सभी क्या हों, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि i+2, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट हो जिनको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ते हैं, और विकर्ण के एलिमेंट क्या हो आपके, रियल हो।
तो उसको हम क्या, उसकी क्या पहचान होगी कि वो आपका हर्मिशियन होगा। ठीक है। और इसके हाँ एक बात और, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके आमने सामने की जो वैल्यू होंगी ये आपकी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, एक जैसी होंगी। अब अगर हम बात करते हैं स्क्वायर हर्मिशियन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो आपके या तो शून्य होंगे या फिर आपके प्योर इमेजिनरी होंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, विकर्ण के एलिमेंट होंगे, वो आपके कैसे होंगे, या तो शून्य होंगे या फिर प्योर इमेजिनरी यानी काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, प्योर इमेजिनरी का मतलब आई माइनस आई, ठीक है, इस टाइप से होंगे, या फिर 2i हो सकता है। तो एलिमेंट जो होंगे आपके डायगोनल यानी विकर्ण के एलिमेंट जो होंगे वो या तो जीरो होंगे या फिर प्योर इमेजिनरी होंगे। लेकिन हर्मिशियन की बात करेंगे तो वो आपके वास्तविक यानी रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की पहचान, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें अगर देखें तो एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और वो है आपकी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी हमेशा एक वर्गाव्यू का ही होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम टी करके TRA और ब्रैकेट में हम उसके सम ऑफ समेशन ऑफ आई लिख सकते हैं या AJJ। चलिए इसको छोड़ के मैं एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ, सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ, जिसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम, यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी TRAC, और ब्रैकेट में मैंने मैट्रिक्स A से डिनोट किया है, और इसके जो एलिमेंट होंगे उनका समेशन होगा, यानी A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस S1, यानी समेशन ऑफ AII, यानी जिसमें बेस में 1 1 2 2 3 3 4 4 एलिमेंट होंगे, वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और उनका अगर हम सम कर दें तो उसे हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी हमारी मैट्रिक्स की एक शॉर्ट में डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और कुछ कंडीशंस। ठीक है, तो ये टॉपिक का सबसे लास्ट आपका लेक्चर था। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया हो, इनवर्स फाइंड करना या फिर कोई और मल्टीप्लिकेशन वगैरह, एडिशन वगैरह, तो आप उसको रिपीट करा सकते हैं। इस लेक्चर को केवल आप ध्यान से सुनेंगे, जो लगता है कि आप इसको इम्पोर्टेंट है उसे आप नोट कर लेंगे। कहीं आपको नोट्स अगर चाहिए तो उसे आप कमेंट्स कर देंगे, मैं इसके फॉर्मूले आपको एक PDF या पिक्चर के माध्यम से सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।